नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरसीटी एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो रेगुलर चलने वाली है, इसके बाद एक वीडियोज आएंगे, तो आप लोग सभी रेगुलर बने रहिए वैकेंसी गुरु पर और मजे लेते रहिए नए नए प्रश्नों का। मित्रों, लेट्स हम बिगिन, शुरू कर देते हैं आज की अपनी इस क्लास को। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप निम्न में से किसका उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप किसका उपयोग करके अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया चला सकते हैं। ऑप्शंस हैं दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक इत्यादि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, या फिर एसएसओ, पीआरएसवाई, या फिर एलपीजी। और इसका सही जवाब आप सभी को मालूम होना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इनका उपयोग करके हम सोशल मीडिया चला सकते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रहे, मुझे ये बताने की अब आपको आवश्यकता नहीं है कि वैकेंसी गुरु से पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों को अब मालूम है कि अगर बेहतरीन तैयारी करनी है आरसीआईटी की तो वैकेंसी गुरु पर जाना है और रेगुलर क्लासें लेनी है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। मतलब आपके पास एक सीडी या डीवीडी है, अब आप उसको कंप्यूटर में ओपन करते हैं, उसके बाद उसको कॉपी करके कहां पर खोल रहे हो, आप उसको अपने कंप्यूटर में खोलते हो। ऐसा करना बेहतर क्यों है, अच्छा क्यों है? क्योंकि मित्रों, ऐसा करने से आपका जो डेटा है वो तेज गति से ओपन हो जाएगा। मतलब एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जा सकते हैं, ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा है, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइल को नहीं खोलता है, ये भी गलत है। चौथा है, हार्ड डिस्क पर पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क पर डेटा को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए तीसरा प्रश्न है, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को खालिस्तान वेब ब्राउजर से बदल दिया गया है। यानी विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को अन्य नाम से अब बदल दिया गया है, यानी उसका नाम बदलकर और दूसरा नाम रख दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि विंडो 10 में जो नया जो वेब ब्राउजर आया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी आपकी फाइलों को मिटा देती है। यानी कौन सी विंडोज की यूटिलिटी है जो अनावश्यक या फिर अननेसेसरी फाइलों को डिलीट कर देती है। ऑप्शंस हैं बैकअप और रिस्टोर विजार्ड, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंट, या फिर फायरवॉल। और इसका सही जवाब है दोस्तों डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप से आप अपनी डिस्क से अनवांटेड या फिर बिना काम की फाइलों को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती हैं कहलाती हैं। मित्रों, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बग जिसकी मरम्मत हम और जो आमतौर पर इंटरनेट पर किसी शुल्क से उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी ए रिपेयर फ्रॉम ए नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एन पेच। यानी उसमें अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहते हो, उसको उसमें कोई किसी प्रकार की रिपेयरिंग है, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो गई तो उसको ठीक करना हो, अपडेट करना हो, तो वो पेज एक फाइल आती है, उसके साथ उसको आप इंस्टॉल करके पेज से ठीक कर सकते हो। छठा क्वेश्चन है, निम्न को मिलाइए। आपको मिलान करना है। एमएस वर्ड 2010 में हम क्या बनाते हैं, तो आपको पता है कि एमएस वर्ड में हम दस्तावेज बनाते हैं, यानी पहले में आर सही जवाब होगा। दूसरा है एमएस एक्सेल 2010 में हम सीट बनाते हैं, तो दूसरे में आपका सीट यानी क्यू ऑप्शन सही रहेगा। और तीसरे में आपका पी रहेगा, स्लाइड्स पावर पॉइंट में बनाते हैं तो आर क्यू पी ऐसा आपने को देखना है। तो अपन ऑप्शन 4 हमारे सामने है, यहाँ पर आर क्यू पी ऑप्शन सी में है आंसर, तो इसका सही जवाब ये रहेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, इस बार जो एग्जाम्स अब हो रहे हैं नए सिलेबस पर आधारित, इन एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आएंगे, मतलब एक प्रश्न में दो प्रश्न, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोगों से ज्यादा प्रश्न पूछे जा सके, आपकी जो है बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जा सके। इस वजह से महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे, कैसे, जो एक दो प्रश्न मिलकर एक प्रश्न बन रहा है, यानी एक से अधिक प्रश्न मिलकर एक ही प्रश्न बन रहा है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है,
सातवां प्रश्न, और याद रहें वैकेंसी गुरु से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये विश्वास आप बनाकर रखें। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। मित्रों ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। अब यहाँ पर है भेजा हुआ मेल रखा जाता है? नहीं। अवांछित ईमेल रखे जाते हैं? नहीं। और हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां पर भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं सेंट, जहां पर अवांछित रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पैम, और जहां पर हटाए गए रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेस। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी एक्सेल का क्वेश्चन है, आप एमएस एक्सेल यूज कर रहे हो और आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हो जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर आप काम में लोगे? दोस्तों इसके अंदर आप है ना फिल्टर ऑप्शन काम में लोगे। फिल्टरिंग का यूज करके आप 70 या 70 से अधिक जो आपके नंबर प्राप्त किए हैं किसी विद्यार्थी ने, उन्हीं को देख सकते हो, बाकी सबको हटा सकते हो। नवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए, यानी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट ए सिलेक्टेड स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है कंट्रोल डी। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण, दोस्तों ये जो वीडियो चल रहा है ये सीरीज वीडियो चल रहा है, याद रखें ये जो वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद एक और वीडियो आएगा, ऐसे एग्जाम तक वीडियो चलेंगे। तो आप इस कंप्लीट सीरीज को जैसे ही देख लोगे ना, ठीक है, प्लेलिस्ट में इसके वीडियोज हैं, तो कंप्लीट सीरीज को देख लेना ताकि आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हो सके। ये वीडियो इसके बाद में जो है 5 और 6 वीडियो लगभग आएंगे, तो आप इन सब वीडियो को अच्छे से देखें और फिर एग्जाम में आप देखोगे कि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है? मित्रों सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को, यानी कि एक ये सेल है, अब इस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉलम को, कंप्लीट कॉलम, एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे। क्या दबाएंगे मित्रों? कंट्रोल और स्पेस बार, तो सारा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला है 11वां प्रश्न, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का उद्देश्य क्या होता है? अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है पहली बात, और डीएनएस क्या होता है और डीएनएस में पॉइजन क्या है? तो दोस्तों डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आपने गूगल में सर्च किया वैकेंसी गुरु, वैकेंसी गुरु सेलेक्ट किया, आपने जैसे ही सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी और वहां पर आप पहुंच जाओगे। तो वेबसाइट का जो मुख्य एड्रेस होता है उसको हम, किसी भी कंप्यूटर का सर्वर का मेन एड्रेस जो होता है उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है यूआरएल। तो हमारे जो डीएनएस होता है वो यूआरएल को ऑटोमेटिकली आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ही आपने वैकेंसी गुरु लिखा तो आपको वैकेंसी गुरु के सर्वर वाले आईपी पे कौन ले जाएगा? डीएनएस ले जाएगा, यानी उसको कन्वर्ट करके ले जाएगा। अगर डीएनएस में पॉइजन हो गया तो आप जाना चाहते हो कौन सी वेबसाइट पे और चले जाओगे दूसरी वेबसाइट पर, यानी क्या हो जाएगा, वो ट्रांसलेट होने में समस्या हो जाएगी ना, आपको वो इधर से उधर लेके जा रहा है, उसमें समस्या हो जाएगी। तो डीएनएस में पॉइजनिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हो आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हार्ड ड्राइव पर डेटा को जानबूझकर करना, नहीं। डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना, ये बिल्कुल ठीक है, यानी डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डाल दी जाएगी, यानी आप जाना चाहते हो वैकेंसी गुरु के आईपी एड्रेस पर, आपको दूसरे एड्रेस पर भेज दिया जाएगा गलत जानकारी डालकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ठीक है, अन्य वेबसाइट पर ले जाना कैसे जाओगे? जब गलत जानकारी डाली जाएगी। 12वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? मित्रों साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनाधिकृत पहुंच, नहीं। उपयोगकर्ता उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, नहीं। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, नहीं। व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना, बिल्कुल सही है, यानी व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारियां उजागर करना और उनमें मिलावट करना, उनमें कुछ छेड़छाड़ करना, ये काम होता है फिशिंग हमलों का। जैसे आजकल ईमेल के माध्यम से ईमेल हैक हो जाती है और फिर उनसे उनकी ईमेल पर आपकी फोटोज वगैरह रहती हैं, तो फिर आपसे जो है आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी जो है सूचना को हम वायरल कर देंगे, पैसे दे दो, जो भी है, तो वो फिशिंग अटैक होते हैं। अगला 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है?
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है उसका सबसे नया संस्करण विंडोज 10 है इन सभी में से। तो वैसे विंडोज 11 भी आ गया, पर अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं तो इसमें विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 मानना है, वरना विंडोज 11 सबसे नया वर्जन है। अगला है, निम्न में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? दोस्तों गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर कौन सा है? ये है गूगल क्रोम, ठीक है ना, गूगल ने बनाया गूगल क्रोम, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, फायरफॉक्स जो है मोजिला कंपनी का है, ठीक है, और सफारी एप्पल कंपनी का है। ऐसी बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में लेते हैं? दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एनक्रिप्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसको एनक्रिप्ट करना कहते हैं या एनक्रिप्शन कहते हैं। 16वां, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? दोस्तों इनपुट डिवाइस यहां पर प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो बचा कौन? स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य काम में लेंगे? दोस्तों स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जो है रीसेट करने के लिए, जो रीअरेंज करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू मतलब इसमें क्या होता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में सभी स्लाइड्स ऐसी छोटी छोटी पिक्चर्स के रूप में आ जाती हैं। अब आप इनको उठाकर एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ ले जा सकते हो, इसको यहाँ ले जा सकते हो, इसको यहाँ ले जा सकते हो, ऐसे रीअरेंज कर सकते हो, उठाकर रख सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड को छोटे छोटे सॉर्ट कर देता है स्लाइड्स को, है ना। अगला, खालिस्तान राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने की अभिनव ई गवर्नेंस योजना है। दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान के निवासी नागरिक है उनको कोई भी परेशानी हो सरकार से संबंधित तो वो शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई भी परेशानी नहीं रहे, तो इसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। 19वां, दस्तावेज में यानी डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? दोस्तों डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को कहां पर जोड़ सकते हैं? हेडर में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही जोड़ सकते हैं, फुटर में भी जोड़ सकते हैं, यानी हेडर और फुटर शीर्ष लेख और पाद लेख दोनों में ही जोड़ा जा सकता है हेडर फुटर, ऑप्शन सी सही जवाब। 20वां, निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? यानी किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए राइट क्लिक बटन दबाएंगे माउस का और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। आप किसी भी फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू काम में आता है? मित्रों एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज वगैरह बदलने के लिए जो फॉन्ट का मेन्यू है इसका हम यूज करते हैं, फॉन्ट मेन्यू, ठीक है। 22वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? दोस्तों मतलब अंडू करने की शॉर्टकट पूछ रहा है ये, ठीक है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अंडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड? कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है ना, कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट होती है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? दोस्तों यानी सीरीज को ऑटो भरने के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं हम, ठीक है ना, ऑटो सीरीज, ऑटो फिल करते हैं ना हम सीरीज को, तो कंट्रोल आर बटन दबाते हैं। अगला, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है पीपीटीएक्स। ये पहले भी प्रश्न मैंने बता दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, याद रखना। 23वां, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होके कॉलम G तक और नीचे 10 तक जाता है। ध्यान से सुनना, यहां पर पूछ रहा है कि B कॉलम और पहली रो से शुरू हो रहा है सेल रेंज और G में 10 तक जाता है, तो ये सेल रेंज क्या बन गया? ये बन गया B1 से लेकर, और बीच में कोलन का साइन लगाते हैं शुरू से अंत तक की रेंज को लेने पर, और G10, तो B1 G10 यहां पर दिख रहा है अपने को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। 24वां,
खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कौन करता है? दोस्तों, खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक आने से रोकने वाले को हम फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? फायरवॉल कहते हैं। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप सभी राजस्थान में इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? फटाफट से कमेंट करिए, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं? फटाफट से कमेंट कीजिए। 25वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे सेवाओं से के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है? मित्रों, रेलवे सेवाओं के संदर्भ में पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 26वां, कौन सा विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है? इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर पर और प्रोजेक्टर पर दोनों में अलग अलग दिखाई देगा। इसमें कुछ अलग दिखाई देगा, इसमें कुछ अलग दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सटेंडेड। क्या कहते हैं? एक्सटेंड, यानी विस्तारित। याद रखना, विस्तारित, एक्सटेंड, यानी अलग अलग जानकारी देखना हो तो, ठीक है ना। और दोनों में सेम देखना हो तो डुप्लीकेट, ठीक है। केवल कंप्यूटर में देखना है तो पीसी स्क्रीन ओनली, और केवल प्रोजेक्टर में देखना है तो सेकंड स्क्रीन ओनली, और दोनों में अलग अलग देखना हो तो एक्सटेंड। 27वां क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाईं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए कैसे फ्रीज पेन का प्रयोग करोगे? मतलब आप एमएस एक्सेल में सीट को जब स्क्रॉल करते हो तो आप चाहते हो कि जो कॉलम रहता है या रो रहती है, रो या कॉलम, ये कॉलम और ये रो, ये यहां से हिले नहीं, मतलब कितना भी स्क्रॉल हो जाए पर ये दिखाई देता रहे। इसके लिए हम फ्रीज पेन का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? फ्रीज पेन। फ्रीज पेन समझ में आ गया ना क्या काम में आता है? किसी कॉलम या रो को होल्ड कर देता है एक जगह, ताकि हम स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल नहीं होएगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो ऑप्शन है, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए और फिर व्यू टैब में जाके फ्रीज पेन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। दूसरा, व्यू टैब में स्प्लिट ऑप्शन का क्लिक करना है, गलत। तीसरा, पंक्ति और स्तंभ हेडर पर राइट क्लिक करके संदर्भ मेन्यू में फ्रीज पेन यूज कीजिए। और चौथा है, चयनित सेल्स को फ्रीज करने के लिए कंट्रोल F दबाइए, गलत। और पहला क्या है? पंक्ति और स्तंभ का चयन करो, उसके बाद क्या करना है? व्यू टैब में जाओ और फ्रीज पेन पर क्लिक करो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना, व्यू में फ्रीज पेन कमांड। अगला है 28वां, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? यानी इनमें से कौन सी है जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं? ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट की सेवा है, ठीक है। कार चलाना नहीं है, सब्जियां खरीदना नहीं है, टी शर्ट प्रिंट करना नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस सेवा है। अगला, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट होती है दोस्तों। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की, यानी टास्क मैनेजर आपके कंप्यूटर में क्या क्या टास्क चल रहे हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं, उसके लिए हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन दबाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, एलसीडी पैनल के प्रकार निम्नलिखित हैं। दोस्तों, एलसीडी पैनल के जो प्रकार हैं वो नॉर्मल होता है और रूफ माउंटेड होता है। दो प्रकार के एलसीडी पैनल हैं, प्रोजेक्टर भी इसी प्रकार के होते हैं एलसीडी पैनल के। नॉर्मल होता है एक, और एक होता है रूफ माउंटेड। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, सबको मालूम रखना चाहिए। कीबोर्ड में F1, F2 ऐसे F12 तक के बटन होते हैं। इन बटनों को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। 12 संख्या होती है। निम्न में से कौन से वैध खोज इंजन हैं? इनमें से कौन से वैलिड सर्च इंजन हैं? तो दोस्तों, सर्च इंजन आप सबको मालूम है, गूगल, बिंग और याहू, यानी ऐसी वेबसाइट जहां पर हम जाके कीवर्ड के मदद से यानी कुछ लिखकर सर्च कर सकते हैं, उनको सर्च इंजन कहते हैं। गूगल, बिंग, याहू सर्च इंजन है। अगला, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो आपको पहचान करना कौन सा गलत है, कौन सा सही है। कथन एक है, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है, गलत है ना। वाईफाई तो ज्यादा दूर तक जाता है, ब्लूटूथ कम दूर तक जाता है। दूसरा है, वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित करता है, दूसरा सही है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज डेटा ट्रांसफर करता है, अर्थात पहला कथन गलत और दूसरा सही, यानी ऑप्शन डी देखो, पहला कथन गलत और दूसरा सही है। 34वां, एमएस वर्ड 2010 में जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, ठीक है, तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है?
यानी आप देखना चाहते हो कि जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले देखना। और 35वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा है? दोस्तों, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए हम एनिमेशन पैन में जाते हैं। कहां जाते हैं? एनिमेशन पैन ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताओ। और एक बात और बताओ, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा तैयारी में कि सर हमारी तैयारी नहीं है, हम क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।